9 बजे तो ये इंग्लिश का यहाँ तक पहले जो हुआ था ना, इसको कंप्लीट करना है और उसके आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये पोइट्री दे दी हुई थी और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बॉर्न इन, कहाँ बॉर्न हुआ था। तो उसका था, देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, पहली लाइन में ही है, माई मदर बॉर मी इन सॉथर्न वाइल्ड, सॉथर्न सॉफ्ट। वाइल्ड। द लिटिल ब्लैक बॉय विश दैट ही कुड बी, लिटिल ब्लैक बॉय ने क्या विश किया कि क्या होता, तो ब्लैक है तो वाइट होने की ही जो है तो विश कर सकेगा वो। तो 116 का हम चेक करते हैं। थर्ड, तो वाइट होना बिल्कुल सही है, प्री ओल्डर एजुकेटेड नहीं। द मदर ऑफ लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ, ऊपर वाले ने जमीन पर भेजा लोगों को, टू वर्क ऑफ देयर सिंस, वर्क ऑफ करना मतलब क्या, उनके गुनाह माफ हो जाए इसलिए। टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर ट्रायल्स, टू लर्न हाउ टू ट्रीट वन अनदर एज इक्वल्स, टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, मोहब्बत फैलाने या फिर ट्रीट वन अनदर एज इक्वल, इक्वल सबके हिसाब से ट्रीट करने, या फिर फ्यूचर ट्रायल्स के लिए। यहाँ पर कहाँ पर है, माई मदर टॉट मी अंडरनीथ द ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, ले light and gives his heat away. Learn to bear the beam of love. तो यहाँ पर 118 का देखेंगे, 118 ही है क्या, 117 का। तो फोर्थ है, टू लर्न टू इंड्योर हिज लव। तो इस तरह से आता है वो, कहाँ पर था, बियर द बीम्स ऑफ लव, यहाँ पर। उसके बाद है, द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेइंग हिज डार्क स्किन एंड फेस आर, माँ ने उसको, बच्चे को बोला है कि लिटिल ब्लैक बॉय को, उसकी डार्क स्किन, उसकी जो ब्लैक स्किन है, और फेस की क्या है, अ वेल एक बुरखा है, पर्दा, अ कर्स, अ क्लाउड एक बादल है या फिर ब्लेसिंग है। तो कहाँ पर बोला, एंड दिस ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस, इट्स बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रो, अ क्लाउड। तो वो हिसाब से 118 का थर्ड है, अ क्लाउड सही है। मतलब डायरेक्टली अगर आंसर देंगे तो वो आप ब्लेसिंग वगैरह कुछ भी कर देंगे, जैसे इन्होंने किया है। तो क्लाउड। द फ्रेज लाइक अ शेडी ग्रोव, शेडी ग्रोव जो फ्रेज है, तो वो क्या है, सिमिली है, एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। शेडी ग्रो, ये क्या है, लाइक अ शेडी ग्रो, तो कंपैरिजन किया जाएगा ना, लाइक अ। तो फर्स्ट, स्माइल। स्माइल सिमिली, सिमिली रहेगा वो, सॉरी। सिमिली तो लाइक अ शेडी ग्रो, शेडी, शेडी ग्रो की तरह रहेगा। और नेक्स्ट है, थ्रो द प्रेस, जो फिक्रा है, एज इफ bereaved of life, bereaved of life, the poet hint क्या कर रहा है, लो सेल्फ esteem of child, lack of hope of the future, color of the boy, all of the above, as it bereaved कहाँ पर है, हाँ, बट आई एम ब्लैक as if bereaved of life, white as an angel is the English child। तो ये क्या कर रहा है, लो सेल्फ esteem of the कलर child, ऑफ द डे। होप, ये वाला है। तो चारों भी क्या हो सकते हैं, तो चारों सही है कि उसमें क्या है कि लो सेल्फ स्टीम भी हो रही है, खुद की सेल्फ स्टीम कम हो रही है, और उसमें होप भी फ्यूचर के हिसाब से कम हो रही है, कलर ऑफ बॉय के हिसाब से भी, तो सारे, क्योंकि अब बच्चा बोल रहा है, इस वजह से। तो ये खत्म हो गया। अब तो दूसरा इसका है ना, तो लैंग्वेज टू के तौर पे उसको चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर, कि इसमें से सेंटेंस कैसे रिजल्ट ऑफ एरर बनता है, अराइजिंग आउट ट्रांसलेशन हमारी लैंग्वेज से दूसरे में करने। द स्टूडेंट आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, माई जे
My joy knew no bounds. Are you going by train? The teacher is giving examination. Are you going by the train? इसमें से कौन सा सेंटेंस रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ट्रांसलेशन हमारी लैंग्वेज से दूसरे में करने में बन रहा है? The students are giving their examination. My joy knew no bounds. Are you going by the train? The teacher is giving examination. ये फोर्थ सर हाँ, फर्स्ट वाला सही है. The students are giving their examination. तो क्यों हुआ ये? 121 का है फर्स्ट. गिविंग द एग्जामिनेशन। ये क्यों गलत हुआ? तो गिविंग देर है ना। हाँ देर. हाँ देर. देर नहीं आया देर. ऐसा कुछ है क्या? ये गलत सही है. सही है ना, ये उनका ही बता रहा है, ये देयर उनका बता रहा, प्लेस नहीं बता रहा है। स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, उनके एग्जाम दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा सेंटेंस द स्टूडेंट्स आर गिविंग Their एग्जामिनेशन. देयर एग्जामिनेशन. ये से देयर उनका बता रहा बस वो। क्यों हो सकता है ऐसा? वो उनका एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा होगा। इसमें जो है तो एरर इन द लैंग्वेज इज ह्यूमन फैक्ट. लैंग्वेज एरर इज एन अनसक्सेसफुल बिट ऑफ लैंग्वेज होती है तो वो लिखने में लैक ऑफ अटेंशन से हो जाती है. तो इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे गिविंग देयर एग्जामिनेशन एक ग्रामेटिकली रॉन्ग है. करेक्ट स्टेट सेंटेंस क्या होना चाहिए कि द स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर एग्जामिनेशन. गिविंग नहीं होना चाहिए, टेकिंग होना चाहिए. दिस एरर डेवलप होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन जब करते हैं ना हम हिंदी से इंग्लिश में या हमारी लैंग्वेज से, तो जब ये एरर हो रही है. और जब इंग्लिश को डायरेक्ट लिखते हैं तो टेकिंग होता है. ये एरर करना नेचुरल होता है. जी क्या बोले? सेंटेक्स में गलत है वो। हाँ सेंटेंस. तो वो सही आना चाहिए था टेकिंग. स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर एग्जामिनेशन इज सही है. और जब हम उसको ट्रांसलेट डायरेक्ट करते हैं तो गिविंग हो जाता है. तो ये याद रखना है, गिविंग एंड टेकिंग. नेक्स्ट है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाय. रीडिंग स्किल इसमें से कैसे डेवलप हो सकती है? बेस्ट फोकस करके, यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइजेस, डूइंग क्विजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन. कौन सा है? फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। उसका है फर्स्ट. राइट. फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट. ये रीडिंग स्किल डेवलप होंगी जब हम फोकस यूज ऑफ वर्ड्स पर. जैसे अभी हमको रीडिंग स्किल बढ़ाना है तो उसके लिए फोकस जब कर रहे हैं वर्ड्स को, तो जब वो. नेक्स्ट है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन. इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर. उसका है फोर्थ टीचर. हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन. इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बच्चे नहीं, निसाब नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर के हाथ में. नेक्स्ट है अ लिसनिंग स्टिमुलस. लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है? इस लिसनिंग टू अ गुड commentary to review it, enables students to discuss and set of criteria that they prioritize to complete and present a task. सर Present. दिख रहा है सर कौन सा? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं हाँ हाँ, वो स्क्रीन पे बता नहीं आया है। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है. स्क्रीन पर तो दिख रहा है ना सबको. सर इसे हटाइए सर। ये राइट साइड से पढ़ रहे हैं, राइट साइड से. राइट साइड का 124। हाँ 124. ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है. तो लिसनिंग स्टिमुलस क्या है कि लिसनिंग है टू गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, enables student to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task, present and information gaps, activities such as giving directions or present input to separate group of students who gather again to share it. Learning stimulus क्या है?
क्या हो सकता है बोलिए। सुनने का स्टिमुलस। फर्स्ट तीसरा सर। हाँ, तीसरा बिल्कुल सही है। प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शन। लिसनिंग स्टिमुलस ये होता है कि प्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। ये क्यों नहीं हुआ, इसमें सेपरेट कर रहे हैं ग्रुप को और इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्राइटेरिया से प्रायोरिटाइज करने कंप्लीट करने टास्क को। प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट पे जा रही है, सुनने पर नहीं। लिसनिंग इज टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू। एक कमेंट्री सुनकर उसको रिव्यू करना। तो ये सही आ रहा है, थर्ड। नेक्स्ट है, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज taught a topic in the class and no student ask question in her class, then maybe। एक लैंग्वेज टीचर जब पढ़ाता है एक टॉपिक क्लास में और कोई स्टूडेंट उसको, नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास, कोई बच्चा सवाल ही नहीं करता, तो ये क्यों हो रहा है। शी हैड बीन एन एक्सेलेंट टीचर इसलिए कि वॉट एवर वॉज टॉट वॉज बियॉन्ड द कंपेरिजन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट। कि बच्चों की समझ से बाहर है जो कुछ पढ़ाया जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट आर एट हायर लेवल ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन। बच्चे अटेंशन पे नहीं करते। सेकेंड आ रहा है, वॉट एवर वॉज टॉट बाय बियॉन्ड, वो आगे का है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट की। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज, कौन सा रहना। स्ट्रक्चर ग्रामर और नहीं दिखा सर, क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक्स पूछा जा रहा है? थर्ड, प्राइस। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर कॉमन याद रखना है भाई, जैसे वाइगोट्स्की का आता है, सोशल का, ये सारे आते हैं, तो वैसे स्ट्रक्चरल ग्रामर का फाउंडर था प्राइस। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग लैंग्वेज में क्या कहलाती है। सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक। तो फर्स्ट सही स्टडी ऑफ जवाब मीनिंग, सिमेंटिक। सेमेंटिक। जी क्या बोले। 27 का फर्स्ट है सेमेंटिक। हाँ, सिमेंटिक्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। टीचर एक स्टोरी बोलता है एनिमल के बारे में। चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम्स ऑफ एनिमल इट इज। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब भी वो नाम बोलता है, बच्चे आवाज निकालते हैं जानवर की जब भी सुनते हैं एनिमल का नाम। ये क्या है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, रीडिंग अप्रोच। कौन सा फिजिकल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो देखते हैं, फोर्थ बिल्कुल सही है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। Any of wide and variety of exercises, activity or devices used in the language classroom for realizing lesson objective को क्या कहते हैं। टेक्निक, सिलेबस, अप्रोच, मेथड। वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी, डिवाइसेस यूज जो होती है लैंग्वेज क्लासरूम में रियलाइज करने लेसन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। टेक्निक। तो उसका फर्स्ट टेक्निक बिल्कुल सही जवाब है। वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी, डिवाइसेस जो यूज होती है लैंग्वेज क्लासरूम में रियलाइज करने लेसन ऑब्जेक्टिव को कहते हैं टेक्निक्स। राइट आंसर। नेक्स्ट है, टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमेडियल टीचिंग इज प्लेसमेंट टेस्ट, टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट, मेमोरी, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक। तो फोर्थ बिल्कुल सही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस। ये वो थोड़ा सा हटाइए ना उसको सर, स्क्रीन को स्क्रॉल बॉल से हटाइए। ये लेफ्ट साइड का क्या। हाँ सर, 130 वाला, जब 130 जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो वो हटाइए थोड़ा सा, मेरे को तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी दिख रहा है क्या। आधा क्वेश्चन दिख रहा है सर, टीचिंग इज तक का, आधा आधा। टीचिंग इज तक वो का। दिख रहा है। और ये कोर्स फॉर नहीं दिख रहा है। हम्म।
मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताइए 130 वाला। हम वो आधा वो बोल रही हूँ ना, आर टेस्ट विच इज एंड उसके आगे का नहीं दिख रहा है, फिर नीचे के लाइन द एंड ऑफ द लैंग्वेज उसके आगे का नहीं, रेमेडियल टीचिंग इज उसके आगे का नहीं। वो फिर आपका जो है ना जो देखने का जो सेट किया हुआ होगा ना व्यू, उसको थोड़ा आपको करना पड़ेगा, एक मर्तबा करेंगे। लेफ्ट होके ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो मोबाइल से अच्छा ठीक। आपका वो होगा। हाँ, उसको वैसे छोटा कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर वो आपको फिर विजिबल नहीं होगा। नहीं नहीं ठीक है सर, हाँ, रहने दीजिए। मोबाइल की स्क्रीन आपकी थोड़ी वो हो रही होगी, ठीक है। शेयर तो पूरा ही हो रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट है बस द ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाय। Practice करेक्ट है। of grammatical structure in a controlled manner can be done by gap filling grammar exercises, writing graph, paragraph and essays, or explain the use of particular structure या correcting wrong sentences produced by learner. जी सर। तो उसका फर्स्ट है गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। प्रैक्टिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की कंट्रोल होती है, कैन बी डन बाय गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। स्क्रीन को ऐसा टच करके थोड़ा लेफ्ट में लीजिए, ड्रैग करके, तो वैसे में भी आ सकता है शायद, अगर वो ज्यादा जूम आपके पास से हो गई हो। हाँ हो रहा है सर। हाँ, तो वैसे में करके देखिए। नेक्स्ट है इन द बैकग्राउंड बैकयार्ड इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क एंड हॉल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल डॉग। कुत्ते ने बिल्ली पर भौंकना और हॉल्ड करना, जो गुर्राना, तो वो एग्जाम्पल इसमें से किसकी है? सेंटेंस फ्रेगमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। complex compound sentence. सेंटेंस फ्रेगमेंट। सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों नहीं, और स्टेटमेंट फ्रेगमेंट क्यों नहीं? डॉग बार्क एंड हाउल्ड एट द कैट। सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या है ये? सेंटेंस फ्रेगमेंट बताइए, और कौन बताए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हो गया नहीं। सेंटेंस फ्रेगमेंट जो सेंटेंस जो होता है जो मिसिंग या ईदर सब्जेक्ट उसके जो मेन वर्ब से जुड़ा होता है, ये रिजल्ट ऑफ सिंपल टाइपोग्राफिकल एरर या फिर ओमिशन ऑफ वर्ड से बनता है, जिसको अवॉइड कर दिया जाता है केयरफुल प्रूफ रीडिंग में। मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिस हो जाता है, कंप्लीट सेंटेंस जिसको कह सकते हैं, या पार्शियल सेंटेंस कह सकते हैं। मिसिंग होता है अनदर नेसेसरी पार्ट, कंप्लीट होने में रह जाता है। उसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं? अ टाइम ऑफ वंडर एंड अमेजमेंट, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? दैट वाज अ टाइम ऑफ वंडर एंड अमेजमेंट, मतलब वहां पर कौन सा टाइम था वो नहीं बताया गया। जैसे मिसाल के तौर पर छोटी एग्जांपल, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो रिवीजन में उसको क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया पिकनिक। वी कैंसल द पिकनिक, हमने पिकनिक कैंसिल कर दिए क्योंकि वहां बारिश हो रही थी। तो अधूरा सेंटेंस को कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है? एंड ऐसा आए अगर सेंटेंस में तो वो कॉम्प्लेक्स रहता है शायद। हाँ, एटलीस्ट वन मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके अंदर, मतलब इंडिपेंडेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे व्हेन द केक इज ब्राउन, जब केक ब्राउन हो तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्या है? रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, जब केक ब्राउन हो जाए तो तब उसको ओवन से उतार दो। तो क्या है? व्हेन केक इज ब्राउन, इतना बोलेंगे किसको? तो सामने वाला आपका चेहरा देखते रह जाए, आगे क्या है? व्हेन केक इज ब्राउन।
तो आगे क्या है, वो सुनने के लिए खड़ा रहेगा। तो आप बोलेंगे उसको रिमूव इट फ्रॉम द ओवन। तो ये मेन चीज है, इंडिपेंडेंट। अगर आपने डायरेक्ट भी बोल दी कि उसको मतलब चूल्हे से उतार दो, जैसे कि दूध उबल रहा है, तो उसको मतलब आपने डायरेक्ट बोल दिया। हाँ, आपने बोल दी सिर्फ के वो बंद कर दो। और आपने ऐसा बोले जब मतलब उसमें उबाल शुरू हो दूध में, तो फिर वो सामने वाला रुका, मतलब अधूरा सेंटेंस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों एक आना जरूरी है, एटलीस्ट वन, इस तरह। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है फिर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस ये क्या होता है? क्या हो सकता, मतलब अभी जो हमने देखे उससे कुछ मिलता जुलता है क्या? एक सेंटेंस जो कंटेन करता है वन या मोर डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जब एक से ज्यादा जब डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए बाय अ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन और सेमीकोलन से, तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। मतलब एक से ज्यादा जो क्लॉज आते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, व्हेन आई गॉट होम, जब मुझे घर मिलेगा। नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं रहेगा। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो आई कॉल्ड मॉम व्हेन आई गॉट होम। मतलब इसका मतलब ये आ रहा है कि घर मिलेगा, मतलब ऐसे आ रहा है कि मैं जब घर गया, नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई था नहीं, तो सो आया। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। कंजंक्शन का इस्तेमाल आ गया। आई कॉल्ड मॉम, मैंने आवाज दी माँ को। हु वॉज एट वर्क, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें कितने इस्तेमाल हुए, दो। कौन सा, व्हेन आई गॉट होम, जिसमें सबऑर्डिनेट वन था। हु वॉज एट वर्क, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दो है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से है, नो बडी वॉज देयर, ये इंडिपेंडेंट है। आई कॉल्ड मॉम, ये इंडिपेंडेंट है। सो कंजंक्शन है इसमें। व्हेन आई गॉट होम, तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। एक दूसरी मिसाल लेंगे कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक कंडीशन के हिसाब से शी वॉज लेड ऑफ, बट, लेकिन ये कंजंक्शन यूज हुआ। शी फाउंड अ न्यू जॉब आफ्टर अ मंथ। शी शी इज लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस दैट्स लोकेटेड नियर आवर हाउस। इसमें क्या हुआ कि एक से ज्यादा क्या इस्तेमाल हुआ, तीन सबऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल किए। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक की वजह से अभी डिपेंड हो गया, अधूरा में कुछ नहीं होगा। आफ्टर अ मंथ, ये दूसरा डिपेंडेंट, दैट्स लोकेटेड नियर आवर हाउस, तो ये भी इंडिपेंडेंट। शी वॉज लेड ऑफ, शी फाउंड अ न्यू जॉब, ये इंडिपेंडेंट है। शी इज लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। लेकिन सब मिलके और उसके अंदर कंजंक्शन दो इस्तेमाल हुए, बट एंड, इस तरह। तो ये होते हैं। और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी दो कंजक्शन रहना इसके अंदर। हाँ, सिंपल सेंटेंस में कंटेंट होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट इसमें कैट एंड डॉग था। और वर्ब मतलब काम, तो उसमें बार्किंग एंड हॉलिंग जो है तो उसके काम में आ गया। इट में ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स, इसमें कभी कभार क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर भी हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब से उसको याद रखना है, कंटेंट से सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इस तरह से ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of one of the following method of teaching cannot be used interchangeable with each other? इसमें से कौन सा मेथड टीचिंग का नहीं यूज किया जा सकता इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर, एक दूसरे से? इंसिडेंटल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कोरिलेटिव मेथड, रेफरेंस। इंसिडेंटल नॉट बी यूज्ड। उसका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट यूज नहीं होगा इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर्स। तो डायरेक्ट तो में डायरेक्ट होगा ना, डायरेक्ट मेथड में बातचीत आएंगी ना सर, डायरेक्ट में स्टूडेंट से बातचीत तो 133
डायरेक्ट मेथड नहीं रहेगा। डायरेक्ट रेफरेंस मेथड में क्या हो रहा है कि इंटरचेंजेबली मतलब रेफरेंस देना, को रिलेट करना, इंसिडेंशियल इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, लेकिन डायरेक्ट में वो चीज यूज नहीं हो रही इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। डायरेक्ट मेथड में तो बराह रास्त तरीका ना। हाँ, बराह रास्त रहेगा, और उसमें जो है तो इंटरचेंज नहीं होगा ईच अदर से, एक दूसरे से नहीं हो पाएगा इंटरचेंज। मतलब ये में कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबल। डायरेक्ट स्पीच में जो होता है डायरेक्ट स्पीच टाइप, रिपोर्ट करता मैसेज स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड्स या उसने जैसा ही किया उसको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसा कहीं पर किसी ने भाषण दिया तो उसको एक कोटेशन लगा के बोलना पड़ेगा इसने ये बोला, आप उसको ऐसे जोड़ नहीं सकते डायरेक्टली। रेफरेंस मेथड में क्या रहेगा कि आप रेफरेंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई बुक में ऐसा बताया हुआ था या उसने ऐसा बोला था, उसका कहने का मतलब ये था, कोरिलेट मेथड या इंसिडेंशनल। तो इंसिडेंट के हिसाब से वो डायरेक्ट नहीं रहेगा। डायरेक्ट मतलब फिक्स वर्डिंग रहती है, उसने जैसा कहा वैसे ही बोलना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए तो उसके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो उसको आप एक स्पीकर से याद रख सकते हैं, या फिर जैसे किसी ने कहा कि माया ने बोल दिया कि मैं बिजी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी कि माया ने कहा कि वो बिजी थी तब। तो इसको जरूरत नहीं मतलब ज्यादा डिफाइन करने की। डायरेक्ट मेथड जो होता है तो उसके अंदर हम इंटरचेंज नहीं कर सकते उसके वर्डों को, उसको एज इट इज लिखना होगा। इसकी वजह से ये इंसिडेंशियल कोरिलेटिव डिफरेंस में होगा, लेकिन डायरेक्ट में नहीं। ये समझा है आपको या और एक्सप्लेन करना है? सर एक्सप्लेन कीजिए सर। मतलब डायरेक्ट मेथड मतलब ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच से जुड़ा हुआ ये चीज़ है डायरेक्ट मेथड, बराह रास्त तरीका। तो इंटरचेंज कर सकना मतलब क्या है कि इधर का उधर चीजें करना। तो अब डायरेक्ट स्पीच में अगर किसने भी बोला, जैसे अगर हम कहते हैं कि कल 9 बजे क्लास चालू होगी, तो मतलब आप ऐसा देखा जाएगा तो बराह रास्त तरीका नेगेटिव है। निगेटिव नहीं, मतलब कैन नॉट बोले तो नेगेटिव है ऐसा नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है कि किसके अंदर आप जो है तो इंटरचेंज एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। जैसे कि अगर किसी ने कहा, अब अगर हमने बोले कि 9 बजे क्लास चालू होगी, तो आप बोलेंगे कि 9 बजे चालू होंगी, आप ऐसा बोल सकते हैं उसको इनडायरेक्ट मेथड में। या रेफरेंस लेकर के अजहर सर ने कहा था कि 9 बजे तक क्लास चालू होगी, तो तक लगा सक रहे हैं आप या कुछ भी, तो उसमें इंटरचेंज वर्ड्स आ जा रहे, एग्जैक्ट वही नहीं हो रहा। जैसा कोटेशन कोड जो होते हैं जिसने जो बोला, जैसा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक चीज है तो वही वही रहेगा। उसमें आप ऐसा जोड़ तोड़ नहीं कर सकते कोई भी चीज। अच्छा डायरेक्ट बोल देते। हाँ, मतलब उन्होंने जो किया कहा हुआ होता है डायरेक्ट स्पोक पर्सन ने या किसी ने भी, तो डायरेक्ट मेथड में हाँ। पढ़ने रास में वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं होता। जोड़ तोड़ से याद रख सकते हैं ना। रेफरेंस मतलब किसी को रेफरेंस लेकर कोई चीज बोलना, तो हम रेफरेंस के थ्रू में वो आ और ये सकता इंसिडेंट सकता है। है। इंसिडेंटल इंसिडेंट बोले तो कोई एक वाक्य वगैरह जो रहेगा इंसिडेंटल मेथड। तो ये मेथड से अलग अलग। और अगर डायरेक्ट, अच्छा। जैसे एक मिसाल हमने एक आपको स्पीच की दिए थे, लेकिन डायरेक्ट मेथड की जो डेफिनेशन आती है इस तरह से आती है कि बेस्ट होता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट का जब बोल रहा है एंड और सुन रहा है, तो फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि कॉमनली हर सिचुएशन पे। उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, ग्रामर यूज होगा, रीड करेंगे टेक्स्ट को, हियर एंड नाउ, ये सारे चीज़ इसके अंदर आ सकती है डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो टीचिंग का जो जुड़ा हुआ है, और ये डायरेक्ट मेथड टीचिंग का इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में अर्ली 20th सेंचुरी में। इसका मेथड ये था कि एनेबल करता है बच्चों को सोचना इन द फॉरेन लैंग्वेज में एंड टू कल्टिवेट एंड अनेरिंग लैंग्वेज सेंस। इस तरह तो ये चीज़ों पर और एक मर्तबा डिटेल में वो ले लिया जाएगा क्लास, जिसमें जो है तो पूरी ग्रामर की रहेंगी। जैसे कि इंसिडेंशियल मेथड है,
तो इंसिडेंशियल टीचिंग में क्या आता है कि ये स्ट्रेटेजी है जो यूज करती है प्रिंसिपल, अप्लाई जो होता है बिहेवियर एनालिसिस। मतलब ऐसे जब डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे जवाब डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े डेफिनेशन है इसके। वो रिलेट मेथड और रेफरेंस मेथड, उसके नामों से आप इटसेल्फ उसको देख सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा। क्लियर हुआ है वो या नहीं हुआ है? एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर, डायरेक्ट मेथड ये यूज होता है टीच इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज को बिना विदाउट यूजिंग मदर टंग, बिना मदर टंग को यूज करें। तो एक ये चीज आ सकता है उसका एक्सप्लेनेशन कि ये मेथड बिल्ड होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है वर्ड आइडियाज एक्सपीरियंस लैंग्वेज थॉट एक्सप्रेशन रूल्स परफॉर्मेंस बिना किसी हेल्प के लर्नर की मदर टंग। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? मेथड ऑफ टीचिंग विच कांट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। उसकी डेफिनेशन देखिए कैसी होती है कि डायरेक्ट मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग विच कांट बी यूज इंटरचेंजेबली विच ईच अदर। इसको कहा जाता है एक हिसाब से नेचुरल और एंटी ग्रामर मेथड। उसमें की पॉइंट आपको ये याद रख सकते हैं, आपके फोकस करता है ये स्पीकिंग स्किल्स पर। और दूसरा उसको कहा जाएगा कि ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड भी कहा जाएगा। फैसिलिटेट करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट का, कॉन्स्टेंट करेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और इंश्योर करेगा यूज ऑफ इंडक्टिव अप्रोच इन लैंग्वेज लर्निंग, मतलब एग्जाम्पल टू रूल वाली। और इम्फेसाइज करेगा, जोर देगा लर्निंग पर जो टारगेट करती है डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेटिंग इनटू मदर टंग। ऐसे मतलब सारे चीजें मतलब हर एक के देख सकते हैं आप। उसके बाद है नेक्स्ट, ये सबका ग्रामर एक बार मतलब आपने बाद में पढ़ लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से क्या एक सही स्टेटमेंट होगा? असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। Formative assessment to be effective must be conducted only after teaching a lesson. While all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. All formative tasks are meant for assessment. सही क्या है इसमें से? असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है तो इफेक्टिव होता है, मौसर होता है, और ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। while all formative tasks are meant for improving teaching थर्ड learning। सर। उसका थर्ड बिल्कुल सही है। while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। ये सारे फॉर्मेटिव टास्क जब इम्प्रूव करने को लर्नर में आएंगे, इसमें जो था ये क्यों नहीं हुआ? मीन ऑल फॉर्मेटिव मीन फॉर असेसमेंट नहीं रहेंगे, ऑल फॉर्मेटिव टास्क मीन फॉर इम्प्रूविंग रहेंगे टीचिंग लर्निंग, इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट फॉर असेसमेंट। अच्छा, फॉर्मेटिव। क्योंकि फॉर्मेटिव ड्यूरिंग वाला प्रोसेस, और ये ओनली आफ्टर टीचिंग लेसन, ये नहीं है, होमवर्क देने में भी नहीं। उसके बाद है मदर टंग इन्फ्लुएंस करती है, कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज होती है क्लासरूम में कैसे? फॉर्मेटिव ड्यूरिंग वाला प्रोसेस है, फॉर्मेट दरमियान का है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हाँ दरमियान का आता है। फॉर्मेटिव में दो दरमियान आते हैं, जांच फॉर के लिए। फॉर एंड जो है तो ऑफ आता है, और असेसमेंट एस जो आता है तो वो समेटिव में आता है। मतलब तशकीली जांच है सर ये। हाँ राइट। उसके हाँ बाद है जी। मदर टंग, इसका थर्ड, इसका कौन सा बोले आप? मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज होता है इफेक्टिवली मिनिमाइज करके क्लासरूम में कैसे? गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम मदर टंग, giving a lot of exposure in the target language, giving input from target language into simple graded manner, using the mother tongue more often।
मतलब क्वेश्चन क्या है सर, मदर टंग इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस होता है मतलब असरअंदाज होगा इफेक्टिवली मौसर तरीके से मिनिमाइज करके क्लासरूम में मिनिमाइज सेकंड सर, क्लास। गिविंग लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। एक मिनट है, इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल क्रेडिट लैंग्वेज। सेकंड ही है शायद, टारगेट इनपुट। उसका है थर्ड, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज किसको कहते हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज है। और मदर टंग क्या करती है, इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर इनपुट देता है, वो इनपुट के तौर पर। मतलब इनपुट हम अच्छा जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो मदर टंग से मिलेगा। और टारगेट लैंग्वेज को सिंपल और ग्रेडेड मैनर, ग्रेडेड मतलब ग्रेजुअली में आता है, जो ग्रेडेड मैनर में आएगा एक के बाद एक। लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज नहीं रहे, बहुत ज़्यादा सर, एक्सपोजर। ये तीसरा समझाइए थोड़ा सा, गिविंग इनपुट फ्रॉम अ टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, दूसरी जबान को हासिल करने का अस्ती क्या? हाँ, टारगेट लैंग्वेज यानी दूसरी रहेगी जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक्सपोजर मतलब अफशा करना, जाहिर करना। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, टारगेट लैंग्वेज में बहुत सारा अफशा करना, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल फ्रॉम मदर टंग से एग्जाम्पल लेना, मदर टंग को मोर ऑफन, गाइडेड बहुत ज़्यादा। तो हाँ, इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करना टारगेट लैंग्वेज में सिंपल ग्रेडेड मैनर। अब ये पैसेज है, रीड करना है पैसेज गिवन बिलो और आंसर करना है क्वेश्चंस को। फिर पैसेज है, मैन हु इज बिलीव्ड हु हैव इन्वॉल्व फ्रॉम एप्स इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स, ही इज नॉट ओनली सब्जेक्ट ऑफ नीड। ये पूरा पैसेज है जिसको जो है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। लालो ना डैडी के वास्ते। तो नॉट अ होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। Necessity is mother of invention. Man desires to cut down his needs and wants. Man learns to be happy with what he has. Man has a desire for beauty and grace. तो क्या नहीं है? यहाँ पर desire for beauty and grace. He not only seeks to satisfy his needs, yet has कहता है desire for डिजायर beauty. फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस। देखते हैं 136, उसका फर्स्ट है। तो ऐसा मिलने वाले जवाब अक्सर नहीं होते उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है। और इसमें ये मिला था, हमने ये भूल गए कि उसमें नॉट पूछा है, जो नहीं है। तो तीन चीजें मिल जाती है जब, अच्छा तो इसमें तीनों आएगा। मतलब तीनों चीजें शायद मिल जाएंगी उसमें। कट डाउन करना जो नहीं मिलेगा वो ये है, नेसेसिटी। तो ये पहले जैसा पैसेज तो सेम वैसे आया है, ढूंढते रह जाएंगे आप एग्जाम में। तो उस हिसाब से क्या करना है, जहन में कभी भी ये रखिए कि जब भी नॉट पूछता है तो तीन कौन सा है वो देख लिया कीजिए आप कभी भी। मतलब जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना और ऑप्शन देखते हैं तो हमारे जहन से निकल ही जाता है कि नॉट पूछा था। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चों को शांत कीजिए। तो अब दूसरा कहाँ मिलेगा, मतलब अगर आंसर की नहीं देखते अगर, ये देखिए लर्न टू हैप्पी, ये भी आ गया। मतलब एक जवाब मिलेगा तो स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं कि आंसर मिल गया, लेकिन वो नहीं निकल सकता है, उसका गलत निकल सकता है। तो फर्स्ट जैसा था सेम वैसे आया है। ये चीज़ हमको सिखाती है कि एग्जाम में हम क्या गलतियाँ ना करें। तो उसको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर जोर ना देते हुए सिर्फ आपको क्या करना है कि ये टेक्निक्स को देखना है कि कैसे पेपर सॉल्व करने में आपको ये मददगार साबित होगा, स्कैफोल्डिंग और पीयर ग्रुप की तरह। और 1 मिनट ही रह गया इसका, तो करके ये क्लास एंड होने वाली है अभी। तो इसको सेकंड पार्ट में लेना होगा, जिसको बहुत समझना होता है, सिर्फ ढूंढना नहीं है।